Morning students. Today we are going to discuss scattering of light, right? So scattering of light का मतलब होता है जब भी लाइट रे किसी सोर्स से किसी मॉलिक्यूल पर इंसिडेंट होती है, मतलब जब भी लाइट रे किसी मॉलिक्यूल पर इंसिडेंट होती है तो वो जो मॉलिक्यूल है वो लाइट की कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और बची हुई एनर्जी को रिलीज़ कर देता है, राइट? तो जब वो बची हुई एनर्जी को रिलीज़ कर देता है तो वो एक रेडिएशन के फॉर्म में उस एनर्जी को रिलीज़ करता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब अगर हम सिंपल से शब्दों में समझें तो स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलाना, राइट? तो जब लाइट को कोई मॉलिक्यूल फैला देता है तो उसको बोलते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब भी लाइट रे किसी मॉलिक्यूल पर इंसिडेंट हुई तो उस मॉलिक्यूल ने कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और बची हुई एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में इमिट कर दिया और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, now there are two types of scattering. First one is elastic scattering and the second one is inelastic scattering. Okay, elastic scattering का मतलब होता है when the light scatters through the particles of size very much less than wavelength of that light, then this condition the scattering of light is also called as elastic scattering. elastic scattering का मतलब होता है जब कोई मॉलिक्यूल बहुत छोटा हो साइज़ में और उसके द्वारा स्कैटरिंग की जा रही हो तो इस टाइप की स्कैटरिंग को हम बोलते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। आपको पता है कि अलग अलग कलर ऑफ लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है ना? तो जब किसी पार्टिकल का साइज़ किसी लाइट की वेवलेंथ से बहुत छोटा हो तो उसके द्वारा की जाने वाली स्कैटरिंग को हम बोलेंगे इलास्टिक स्कैटरिंग। In elastic scattering, the intensity of light of a particular wavelength is inversely proportional to the fourth power of the wavelength. जब किसी मॉलिक्यूल ने लाइट को स्कैटर किया तो जो स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी होगी वो वेवलेंथ के फोर्थ पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब अगर वेवलेंथ ज़्यादा तो लाइट की इंटेंसिटी कम और अगर वेवलेंथ कम तो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा, राइट? इसलिए जिन रेडिएशंस की वेवलेंथ कम होती है उनकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इस पे बेस्ड हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें आगे समझेंगे। नाउ the second type of scattering is the inelastic scattering. What do we mean by inelastic scattering? When the size of scattering particle is much greater than the wavelength of the incident light, then there is an interchange of the energy between incident light and scattering particle. स्टूडेंट्स, इनलास्टिक स्कैटरिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि जब भी मॉलिक्यूल का साइज़ वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा बड़ा हो, राइट? जब भी मॉलिक्यूल का साइज़ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन से बड़ा होगा तो उस पार्टिकल के द्वारा की जाने वाली स्कैटरिंग को हम क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक स्कैटरिंग। मतलब अगर मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा तो उसके द्वारा की जाने वाली स्कैटरिंग इलास्टिक स्कैटरिंग और मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा तो उसके द्वारा की जाने वाली स्कैटरिंग इन इलास्टिक स्कैटरिंग, राइट? नाउ देर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैटरिंग, दैट इज़ द ब्लू कलर ऑफ स्काई। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि जो स्काई है वो हमको ब्लू कलर का ही क्यों दिखता है ना? तो हमको पता है उसका एक रीज़न स्कैटरिंग भी होती है। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा की पावर 4। मतलब जिसकी वेवलेंथ कम उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा। और आपको पता है कि जो सनलाइट होती है उसमें ये 7 कलर्स होते हैं, राइट? दैट इज़ विबग्योर, जिसमें से वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है ना? तो जब वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है तो ऑब्वियसली उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी,
इसका मतलब सबसे ज़्यादा चांसेस हमको कौन सा कलर दिखने के होंगे, वायलेट कलर दिखने के। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैटर वही कलर होगा जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन सा कलर होता है, वायलेट कलर। लेकिन फिर भी हमको जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखता है, ऐसा क्यों? तो द आंसर इज़ ब्लू, जबकि ब्लू की जो वेवलेंथ है वो तो वायलेट और इंडिगो से ज़्यादा होती है, तो फिर हमको स्काई वायलेट कलर का दिखना चाहिए, ब्लू कलर का क्यों दिखता है? सो द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि हमारी जो आँखें होती हैं वो मैक्सिमम सेंसिटिव होती हैं ब्लू कलर के लिए एज़ कम्पेयर टू वायलेट एंड इंडिगो। इसलिए जो हमको स्काई है वो ब्लू कलर का दिखता है बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ आवर eye, right? So this is the reason why the sky appears blue to us, that since the scattering of blue colors happens the most, that's why the sky appears blue to us. Now the second point example is red color of sun at the time of sunrise and sunset. सनराइज और सनसेट के समय जो सन है वो हमको रेड कलर का क्यों दिखता है, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी नाउ, राइट? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि जो वाइट लाइट होती है उसमें ये 7 कलर्स होते हैं, है ना? और सनराइज़ और सनसेट के समय ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ का हॉरिजॉन है, और सनराइज़ के समय हमने मान लिया कि हमारा सन यहाँ पर है, राइट? और हमारी अर्थ के आसपास क्या है, ये एटमॉस्फेयर है। तो जब सन से रेज़ अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो उनका रिफ्रैक्शन होता है, राइट? और सिंस इन लाइट रेज़ को एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है तो इनका मोस्ट ऑफ द कलर्स जो हैं वो स्कैटर हो जाते हैं। इसका मतलब जिन जिन की वेवलेंथ कम होती है वो सब कलर क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, और केवल कौन सा कलर बच जाता है, रेड कलर। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और इसीलिए यही रीज़न है कि जो सनराइज़ और सनसेट के समय जो सन होता है वो हमको रेड कलर का दिखता है, क्योंकि उसकी मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस तो स्कैटर हो गई, है ना? तो क्यों? क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा मतलब रेड कलर, उसी कलर का हमको फिर सन दिखता है, राइट? और जैसे जैसे सन ऊपर आता जाता है वैसे वैसे एटमॉस्फेयर से सन की डिस्टेंस बढ़ती जाती है, इसलिए फिर धीरे धीरे सन का कलर रेड की बजाय धीरे धीरे येलो और फिर आफ्टरनून के समय वाइट हो जाता है, राइट? वाइट क्यों हो जाता है? क्योंकि फिर वो सारी रेडिएशंस को स्कैटर कर देता है, रेड भी, इसलिए हमको फिर वो रेड भी नहीं दिखता है और वाइट कलर का दिखता है, राइट? सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ स्कैटरिंग, जिसके कारण हमको एटमॉस्फेयर में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, दैट इज़ द ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेड कलर ऑफ सन एट टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं दैट यू हैव टू स्टडी बाय योर ओन, ओके? नाउ the next topic for today is डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप। डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप एक तरह का डिवाइस होता है। वो क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, दैट ऑल वी आर गोइंग टू सी नाउ, ओके? इट इज़ अ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सी द डायरेक्ट स्पेक्ट्रम ऑफ द सोर्स। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम हमारे सोर्स का डायरेक्ट स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। इसका मतलब अगर हमने इसके सामने कोई सोर्स रख दिया तो हमको उसका पूरा स्पेक्ट्रम देखने को मिल जाएगा बाय द सेकेंड एंड, ओके? किस किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है वो समझते हैं। इट्स प्रिंसिपल इज़ बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। इन आवर लास्ट क्लास वी हैव सीन दैट देर आर 2 टाइप्स बाय विच वी कैन कंबाइन द प्रिज्म. The first one is deviation without dispersion and the second one is dispersion without deviation. तो बेसिकली इसमें भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रिज्म को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि उनमें से डिस्पर्जन तो हो बट डेविएशन नहीं हो। और ऑब्वियस सी बात है कि जब डिस्पर्जन होगा तो सेकेंड एंड पे हमको क्या देखने को मिलेगा,
स्पेक्ट्रम, बिकॉज हमको पता है स्पेक्ट्रम का मतलब क्या, जो 7 कलर का बैंड बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, राइट। तो डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन के प्रिंसिपल पे डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप वर्क करता है। इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस वी अरेंज 2 crown glass and 3 flint glass in such a manner that it produce dispersion without deviation। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, 3 क्राउन ग्लास प्रिज्म को और 2 फ्लिंट ग्लास प्रिज्म को इस तरीके से जॉइन करते हैं, 2 क्राउन ग्लास प्रिज्म को और 3 फ्लिंट ग्लास प्रिज्म को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट है वो हमको डिस्पर्जन तो दे पर डेविएशन नहीं दे। मतलब जब हम इसको यहाँ से देखें तो हमको स्पेक्ट्रम देखने को मिले, राइट। मतलब 7 कलर का बैंड देखने को मिले। एज यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये एक फ्लिंट ग्लास, ये दूसरा फ्लिंट ग्लास और ये तीसरा फ्लिंट ग्लास, उन्होंने तीनों फ्लिंट ग्लास को और यहाँ जो जगह बच रही है वहाँ पे उन्होंने 2 क्राउन ग्लास को इस तरीके से अरेंज कर दिया कि जब ये लाइट सोर्स से लाइट यहाँ पे जाएगी इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, ये प्रिज्म जो है वो उसको डिस्पर्स कर देगा। और जब डिस्पर्स कर देगा तो आपको यहाँ नीचे वायलेट कलर देखने को मिलेगा और यहाँ पे रेड कलर देखने को मिलेगा। और जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये 7 कलर का बैंड यहाँ से देखने को मिलेगा, जिसमें वायलेट कलर बॉटम पे होगा और रेड कलर टॉप पे होगा, राइट। तो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप। अब इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं। इन द फिगर अबोव T1 एंड T2 आर 2 ब्रास ट्यूब्स। आप देख सकते हैं कि ये T1 है और ये T2 है। ये बेसिकली 2 ब्रास की ट्यूब्स होती हैं, जैसे एक टेलीस्कोप होता है उसी तरह की हमने सिलेंड्रिकल ट्यूब्स ले ली। T2 कैन मूव इनसाइड ईजीली ट्यूब T1। T2 जो होती है वो छोटी होती है T1 से और उसको हम इजीली मूव कर सकते हैं T1 के अंदर। एट द वन एंड T2, a convex lens L is connected so that the ray of light coming from slit S will become parallel to the principal axis of the lens, right। हमने क्या किया, यहाँ पर एक लेंस फिट कर दिया। क्यों लेंस फिट किया, क्या आपको पता है ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, लाइट रे को कन्वर्ज करना। तो जब सोर्स से लाइट इस कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट होगी तो ये लेंस क्या करेगा, सारी लाइट रेस को पैरेलल इंसिडेंट करवाएगा प्रिज्म पे। और जब लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट होंगी तो आपको पता है कि डेविएशन नहीं होगा। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उसी डायरेक्शन में इमिट होगी, राइट। इसलिए हम यहाँ पे लेंस का यूज़ करते हैं लाइट रेस को कन्वर्ज करने के लिए। At the another end tube of tube T2, an eyepiece E is connected, with the help of which we can see the spectrum inside the tube T2। आप देख सकते हैं कि eyepiece पे यहाँ पे भी उन्होंने एक लेंस लगा रखा है। इस लेंस को लगाने का पर्पस सिर्फ यही है कि जो लाइट रे हमको यहाँ से मिले वो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, राइट। तो उनकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे लेंस का यूज़ करते हैं, ताकि जब लाइट रे इन लेंस से पास होगी तो उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और हमको स्पेक्ट्रम क्लियरली देखने को मिलेगा, राइट। द अरेंजमेंट ऑफ 2 ग्राउंड ग्लास एंड 3 फ्लिंट ग्लास आर सो अरेंज दैट इट कैन गिव अस क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। क्रोमेटिक मतलब कलर, आपको स्पेक्ट्रम दिख रहा है, स्पेक्ट्रम दिख रहा है मतलब कलर्स दिख रहे हैं, राइट। और इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। At the one end of tube T1, slit S is so arranged that it will be at the focus of the convex lens L। हम इस स्लिट को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जो लाइट रेज हैं वो प्रॉपरली फोकस्ड हो जाएं कॉन्वेक्स लेंस पर, और जब वो प्रॉपरली कॉन्वेक्स लेंस पर फोकस्ड हो जाएंगी तो करेक्ट एंगल पे लाइट रेज प्रिज्म पे इंसिडेंट होंगी, राइट। नाउ अब हम समझेंगे इस डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप की वर्किंग, कि बेसिकली किस प्रिंसिपल पे ये डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप वर्क करता है। ओके, व्हेन वी अलाउ the ray of light made to pass through a narrow slit S, then after passing through lens L it will become parallel to the principal axis of convex lens, right। जब भी हम स्लिट से लाइट सोर्स को इंसिडेंट करवाते हैं डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप में तो वो लेंस पे इंसिडेंट होती हैं, और जब वो लेंस पे इंसिडेंट होती हैं
तो जो लाइट रेज हैं वो कॉन्वेक्स लेंस से पैरेलल इंसिडेंट होती हैं प्रिज्म पे, राइट। एज यू कैन सी इन दिस फिगर हियर, ये जो लाइट रेज हैं उसको हमने लेंस पे इंसिडेंट करवाया, और जब लेंस पे इंसिडेंट करवाया तो यहाँ से लाइट रेज पैरेलल इंसिडेंट होंगी प्रिज्म के कॉम्बिनेशन पे, राइट। इसके आगे क्या होता है वो समझते हैं। When these rays are made to incident on chromatic combination of prism, then it will give Vibgyor, right? Obvious सी बात है कि जब ये लाइट रेज प्रिज्म में एंटर होंगी तो यहाँ से आपको बाहर विबग्योर का पैटर्न मिलेगा, है ना। Now in this spectrum, the red color lie at the top of the spectrum while the violet color lie at the bottom of the combination. इस स्पेक्ट्रम में जो रेड कलर होता है वो आपको टॉप पे देखने को मिलता है, और जो वायलेट कलर होता है दैट अपीयर्स टू बी एट द बॉटम, राइट, ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म विच वी कैन स्टडी बाय द आई पीस। और ये स्पेक्ट्रम को हम इजीली देख सकते हैं आई पीस लेंस से। और इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप के सामने रखा है तो यू कैन ईजिली गेट द स्पेक्ट्रम ऑफ दैट सोर्स विद द हेल्प ऑफ द chromatic combination of 3 flint glass and 2 crown glass prism in dispersion without deviation condition. What are the merits of direct vision spectroscope? The first merit is we can get the direct spectrum in the direction of incident ray, right? हमको डायरेक्ट स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है जिस डायरेक्शन में लाइट रे इंसिडेंट हुई है उसी डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि डिस्पर्जन तो हो रहा है बट डेविएशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उसी डायरेक्शन में हमको स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। इट इज़ स्मॉल, इट्स साइज इज़ वेरी स्मॉल, सो इट इज़ ईजी टू कैरी। ऑब्वियसली इसका जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है और इसको कैरी करना बहुत ईजी होता है, राइट। नाउ इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, वो क्या हैं वो देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेक्ट्रोस्कोप वी कैन नॉट मेजर द टर्म रिलेटेड टू स्पेक्ट्रम। मतलब आपको स्पेक्ट्रम देखने को तो मिल जाएगा बट उसको हम करेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। उसको मेजर करने के लिए हमको कुछ हाई डेफिनेशन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है दैट यू विल स्टडी इन द फर्दर क्लासेस। बट इससे हम स्पेक्ट्रम को देख तो सकते हैं बट की डिटेल्ड स्टडी, उसकी हर एक टर्म्स की स्टडी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इसका थोड़ा सा डीमेरिट है। एक और डीमेरिट है, इट्स रिजॉल्विंग पावर इज़ वेरी लेस, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफरेंशिएट द डिफरेंट कलर्स। इसका जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो बहुत कम होता है। इसका मतलब जो पैटर्न हमको मिलता है उस पैटर्न में जो कलर्स होते हैं वो काफ़ी एक दूसरे पे ओवरलैप करते हुए दिखते हैं। मतलब आपको क्लियर स्पेक्ट्रम देखने को नहीं मिलता है, जो स्पेक्ट्रम होता है वो थोड़ा सा ब्लर होता है। इसका मतलब इसका रिजॉल्विंग पावर थोड़ा सा कम होता है, तो ये एक इसका डीमेरिट है। इसका यूज़ होता है, it is used to obtain the spectrum of light coming directly from the source. Obviously we have discussed कि जो डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप है वो हमको स्पेक्ट्रम देता है किसी भी सोर्स का जो हमने डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप के आगे रखा हुआ है, राइट। So today we have discussed about the scattering of light and the examples of that as well as the direct vision spectroscope. Okay, that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.